आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास। पहली क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्लास 10 में गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। अभी यदि किसी को आवाज नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। हाँ, सभी कनेक्ट हो गए? ठीक है, आवाज आ रही है? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले वह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है सुनेंगे इधर। हम छोटी क्लासों से भाग पढ़ते हुए आए और हमने यदि वैदिक गणित के अंदर पढ़ा हो क्लास 8 के अंदर, हमारा आया था ध्वजांक विधि द्वारा। तो वहां हम संशोधित भाज्य निकालते थे। तो भाग के अंदर जो है आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। यदि आपको पता कैसे चलेगा हमारा भाग सही होगा, तो यहां पर मान लो कोई भी जैसे भाजक ऐसे हम ए के अंदर बी का भाग लगा रहे हैं। हमने ए में बी का भाग लगाया तो हमें भागफल क्या प्राप्त होगा? क्यू। और शेषफल क्या प्राप्त होगा? कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होगा। कुछ का मतलब हो सकता है 0 प्राप्त हो सकता है यहां हमें 0 प्राप्त हो, या हो सकता है कि इस 0 से बड़ा कोई भी हो, लेकिन इस आपका ये जो भाजक है इस भाजक से कभी बड़ा प्राप्त नहीं होगा। और इसे हम कहते हैं भाज्य। ये हो गया भागफल और ये कहलाता है आपके शेषफल। क्लियर है? अभी हम यहां इस b का भाग यदि a में लगाते हैं हमें भागफल q प्राप्त होता है, शेषफल r होता है। तो यहां शेषफल जो r है इसके लिए कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या लगेगी कि r का जो मान है सदैव क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है। अब दूसरी बात शेषफल के लिए क्या हो सकती है? क्या शेषफल कभी भाजक से बड़ा आ सकता है क्या? ये शेषफल इस भाजक से बड़ा आ सकता है क्या? संभव नहीं है। यदि बड़ा आ रहा है तो फिर आपने भाग से ही नहीं लगाया। तो इस r का जो मान है छोटा किससे आएगा? b से। ये वाली बात समझ में आ गई? अब हमको इन दोनों कंडीशन से एक नई टर्म्स बनानी है। क्या बनेगी कि यहां पर यह जो r जो है, अब ये r किससे बड़ा है? 0 से। r बड़ा है 0 से, वह 0 के बराबर है, बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। अब दूसरी स्थिति में क्या है? r जो है छोटा है किससे? b से। अब ये जो r जो है छोटा है b से। तो यह बन गई एक सामूहिक कंडीशन कि हमारे पास यहां जब भी हम इस a में b का भाग लगाएंगे और हमें भागफल क्यूब शेषफल r प्राप्त होता है, तो r के लिए ये कंडीशन फॉलो करेगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जैसे यहां पर हमने 5 लिया, हमने इस 5 में 2 का भाग लगाया। ठीक है, हमने 5 में 2 का भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आ गए? 4। शेषफल कितना आ गया? 1। क्या ये शेषफल 1 जो है यहां पर जो प्राप्त होगा इस 2 से बड़ा प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं प्राप्त हो सकता। यदि 2 से बड़ा प्राप्त हो रहा है फिर हम भाग सही नहीं लगा रहे। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? तो यहां से यूक्लिड ने, अब इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्यों कहा गया? क्या ये वाली बात पहले ध्यान में नहीं थी क्या? बिल्कुल ध्यान में थी, लेकिन इसको जो लिखित रूप में है वो सर्वप्रथम यूक्लिड ने लिखा था। चलो हम बात करते हैं यहां पर। अब जब हम b का भाग a में लगाएंगे तो a किसके बराबर प्राप्त होगा? हमें a कब प्राप्त होगा? यदि हम इस b की गुणा जो है इस q से करें, b की गुणा q से करें, उस शेषफल को क्या करते हैं साथ में जोड़ दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? a प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए आप यहां। तो ये हो गया आपके पास a की वैल्यू, ये b की, ये q और ये r। आप अपनी इच्छा से कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो हमने यहां पर ये जो a जो है 5, हम b की q से गुणा करें 2 × 2, फिर प्लस शेषफल क्या कर दें? जोड़ दें।
तो हमारे पास ये जो प्रारंभिक भाज्य था वो प्राप्त हो जाएगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब इस मेथड का, और इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि आर का जो मान है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा, लेकिन 20 से क्या होगा? सदैव छोटा होगा। ठीक है, 20 से सदैव छोटा रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसकी सहायता से हमें जो है इस क्लास में याद करना है HCF। क्या याद करना है? HCF। देखते हैं इधर HCF क्या होता है। HCF क्या होता है? जल्दी से सभी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। HCF होता क्या है? हाँ, जल्दी से जवाब लिखें। HCF हमने यहाँ, हम HCF के बारे में पढ़ेंगे। HCF क्या होता है? कौन कौन जुड़े हुए हैं? हर्षिता, विजयलक्ष्मी, पलक, खुशबू, विश्वजीत, दीपिका, अंजनी, राकेश, जवाब दें आप। चलो सुनेंगे इधर HCF क्या होता है। हम यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। खुशबू, नहीं ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। फुल फॉर्म नहीं पूछा है मैंने। मैंने कहा है कि HCF वास्तव में क्या होता है। इसे हिंदी में आप क्या कहते हैं? इसे महत्तम समापवर्तक अटेंडेंस हो गई क्या? या समापवर्ती है। आप इसे क्या कहेंगे? समापवर्तक कहेंगे या समापवर्ती? आपको क्लास 6 व 7 से आप क्यों शॉर्ट नेम पढ़ते हैं? मैथ्स और लेस। आप इन दोनों बातों का एक ही मतलब रखते हैं, लेकिन यहां एक ही मतलब नहीं होता। इन दोनों का मतलब एक ही नहीं होता। राकेश, अपना माइक और ऑडियो दोनों बंद कर दे। मैं सुनेंगे इधर। मैं से यानी होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और लेस से यानी होता है लघुत्तम समापवर्ती। सुनेंगे इधर कि समापवर्त्य और समापवर्तक, इन दो शब्दों में क्या अंतर है।
हाँ सुनेंगे इधर समापवर्तक क्या होता है और समापवर्ती क्या होता है। पहले इन दो शब्द का मतलब देखेंगे कि आगे वाली प्रश्नावली में ये हमारे क्वेश्चन है। देखिए दो या दो से अधिक, पहले सुन लेंगे साधारण शब्दों में। जैसे हमने यहां पर दो या दो से अधिक कोई भी संख्या ले ली, जैसे 6 और 9 ले लिया। अब ये संख्या ले ली। अब इन दो संख्याओं में, दो या दो से अधिक संख्याओं में ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। कहने का मतलब कि ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, समापवर्तक यानी क्या होता है, समापवर्तक यानी कि ऐसी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है। और महत्तम यानी बात आती है क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी। और समापवर्तक का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो इन दो संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। अब ऐसी संख्याएं कौन सी होगी, तीन, केवल एक तीन ही होगी। क्या तीन से अन्य कोई बड़ी संख्या हो सकती है क्या? एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जिससे 18 व 24। देखिए समापवर्तक का मतलब अलग है और महत्तम लगने पर इसका मतलब अलग बन जाता है। समापवर्तक का मतलब यह होता है कि आप दो या दो से अधिक जितनी भी संख्याएं ले रहे हैं, जैसे हम ये ले ली 18 और 24, इन दो संख्याओं में ऐसी संख्या जिसका भाग इन दोनों में पूरा पूरा चला जाए। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होगी, दो हो सकती, दो का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तीन हो सकती है, तीन का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। और कौन सी हो सकती है, चार, चार का भाग इसमें नहीं जाएगा, पांच का नहीं जाएगा, छह, छह का भाग जा रहा है इन दोनों में, सात, सात का नहीं जा रहा है। क्या अन्य और संख्याएं हैं जिनका भाग जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर समापवर्तक का मतलब यदि आपको पूछ ले कि 18 व 24 के समापवर्तक क्या होंगे, समापवर्तक क्या हो जाएंगे, दो, तीन व छह। लेकिन जब महत्तम नाम इसके आगे जुड़ते ही क्या होगा कि ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं क्या कर दे, पूर्ण विभाजित। चलो हम लिख देते हैं यहां पर महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन। ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर दे। मतलब कि उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग इन दोनों संख्या में चला जाए। ठीक है। अब जब महत्तम समापवर्तक का नाम आते ही क्या हो जाएगा, समापवर्तक कितने हो गए इसके, तीन। महत्तम मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब उससे कोई बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती कि इन दोनों में भाग जाए। तो वो कौन है, छह। छह के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 18 व 24 में चला जाए। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक कौन हो जाएगा, छह हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अब बात करते हैं हम लैसे की। लैसे मतलब लघुत्तम, या आप इंग्लिश में एलसीएम कह दो इसको, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती? लघुत्तम समापवर्ती का तात्पर्य, अब देखिए समापवर्ती का मतलब क्या होता है कि मान लो हमने दो या दो से अधिक कोई भी संख्या ली। ठीक है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ले ली 6 और 9। अब समापवर्ती का मतलब होता है कि आपने जो संख्याएं ली है उन संख्याओं का भाग
इन दोनों संख्याओं का भाग उस संख्या में जाए कि ऐसी संख्या जिसका भाग, वापस सुनेंगे, कि ऐसी संख्या जिसका भाग जो है, जिस संख्या में इन दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, तो अब 6 व 9 इन दोनों का भाग कौन सी संख्या में जा सकता है? सबसे छोटी संख्या जो है, ऐसी कौन सी संख्या संभव होगी जिसमें 6 का भाग भी जाएगा और 9 का भाग भी जाएगा? तो हम कह सकते हैं 36 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 54 हो सकता है। बेहतर, इस प्रकार अनंत संख्याएं हो सकती है। कितनी संख्याएं हो सकती है? अनंत संख्याएं हो सकती है। तो हमने कहा कि देखिए 36 के अंदर इन दोनों का भाग जा रहा है, हमने कहा करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 36 के अंदर 6 का भाग भी जा रहा है, 9 का भाग भी जा रहा है। तो यहां पर तो क्या कर रही थी कि बड़ी से, ये जो महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन थी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्ण विभाजित करे, यहां तो ये बड़ी संख्या उनको पूर्ण विभाजित कर रही थी। और यहां जो है लघुत्तम शब्द के जुड़ते ही, तो यहां पर जो अनंत संख्याएं आ रही है, इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या, अब 36 से कोई छोटी संख्या हो सकती है क्या? संभव है? नहीं है। तो अब 36 वह सबसे छोटी संख्या है, तो हम 36 के अंदर, 36 को हम क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। किसका? 6 व 9 का। तो 6 व 9 का लघुत्तम समापवर्तक कौन है? 36। क्या इससे भी कोई छोटी संख्या हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, 18। आप भूल गए हो तो किसी ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा क्या? 18? विजय लक्ष्मी, ठीक है, गुड। तो ध्यान बनाए रखें, मैं जो कह रहा हूं उस बात को पूरी तरह सुने। तो यहां 18 क्या होगा? 18 के अंदर भी, अब 18 सबसे छोटी 36 नहीं होगी। देखिए 18 में भाग जा रहा है, 36 में जा रहा है, 54 में जा रहा है, मतलब अनंत संख्याएं होगी। हम बात क्या कर रहे हैं यहां पर? लघुत्तम। तो इनमें से सबसे छोटी से छोटी, अब 18 से छोटी कोई संख्या हो सकती है क्या? केवल और केवल मात्र एक ही संख्या होगी। ठीक है, यदि आपको पूछ लिया जाए 6 व 9 के समापवर्ती क्या होंगे, तो आप लिखेंगे 18, 36, 54, ये सारे आंसर सही होंगे। लेकिन जैसे इसके आगे क्या जुड़ गया? लघुत्तम। अब लघुत्तम के जुड़ते क्या हो जाएगा? केवल 18 होगा। समझ में आ गई कि वह केवल 18 ही है जिसके अंदर, 18 से और कोई छोटी संख्या नहीं है जिसके अंदर इन दोनों का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। तो अब इसके डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या का भाग पूरा पूरा जाए। मतलब कि इस सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्या है, उन संख्याओं का भाग इसमें क्या हो? पूरा पूरा जाए। लेकिन इसमें क्या था? इसमें क्या था कि उन संख्याओं के अंदर इस बड़ी संख्या का भाग जा रहा था। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एचसीएफ ज्ञात करना है। मतलब कि आपको जो है, यदि ए और बी दो संख्याएं दी गई है, तो आपको उसके अंदर ए के अंदर बी का भाग लगाना है या बी के अंदर ए का, मतलब दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उसमें भाग जाएगा। तो हमें क्या बनाना है? यदि ए बटा बी हो तो हम उसे क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको इस रूप में व्यक्त करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं हम। जैसे हमने कहा 18 व 24। अब 18 व 24 हो गया, हमको क्या याद करना है? इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। कैमरा 18 व 24 हमको ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं इधर।
तो सबसे पहली बात, दोनों में संख्या बड़ी कौन सी है? 24 बड़ी है। तो हमने क्या किया, 24 के अंदर 18 का भाग लगाया। कितनी बार जाएगा? एक बार। शेषफल कितना आएगा? 6। ठीक है, अब शेषफल 6 आ गया। अब ये क्या शेषफल जो है, इस आपका जो ये भाजक 18 से बड़ा है क्या? नहीं, छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास यहां इस नई स्थिति में भाजक क्या प्राप्त हो गया आपको? मतलब यहां भाजक क्या है? 18। और शेषफल क्या है? 6। भाजक 18 व शेषफल 6। तो अब आपको यहां क्या करना है, इस भाजक को तो क्या मानना है? भाज्य। और शेषफल को क्या मानना है? भाजक। अब 6 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। शेषफल 0। अब देखिए, जिस स्थिति में, जिस समय आपके r का मान 0 आ जाए, किसका मान 0 आ जाए? r का मान, उस समय आपका HCF कौन होगा? b आपके HCF के बराबर होगा। तो यहां b की वैल्यू कितनी है? 6। तो आपका HCF कितना हो जाएगा? 6। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। क्या याद करना? HCF। देखिए, आप जो प्रारंभ की क्लास में ज्ञात करते थे वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते थे। कौन सी विधि थी वो? अभाज्य गुणनखंड। अब उस विधि का प्रयोग नहीं करना है, इस मेथड का प्रयोग करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा महत्तम समापवर्तक, यानी HCF। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं या 2 नंबर के। सुनेंगे इधर वापस कि 18 व 24 आपको दो, यह जो है HCF केवल 2 संख्याओं के लिए। यदि 3 संख्याएं आ गई तो आप यूक्लिड विभाजन से उसका ज्ञात नहीं कर सकते। प्रारंभ में बात ध्यान रखेंगे, ये 3 संख्याएं आती है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर कितनी संख्याएं आई है? 2। हम केवल 2 का ही ज्ञात कर सकते हैं HCF से। ठीक है, तो हमने कहा 18 व 24 बड़ी संख्या जो है, तो हमने 24 में किसका भाग लगाया? 18 का। कितनी बार गया? एक बार। शेषफल 6। ठीक है, अब आपको इस भाजक को क्या बनाना है? ये भाजक और ये शेषफल। भाजक को बनाना है भाज्य, शेषफल को बनाना है भाजक। तो हमने 6 का भाग लगाया 18 में, 3 बार गया, शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाए उस समय आपका जो भाजक है क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। या इसका संक्षिप्त जो रूप है वो देख लेंगे इधर। दूसरा तरीका, मतलब यदि मेथड तो आपको फॉलो इसी मेथड को करना है, लेकिन संक्षिप्तीकरण आपके लिए कि हमने 18 का भाग 24 में लाया। कितनी बार गया? एक बार। 18। शेषफल कितने रह गए? 6। तो इस शेषफल को क्या बनाना है आपको? भाजक बनाना है। और भाजक को क्या बनाना है? भाज्य बनाना है। हमने बनाया। 6 का भाग किसमें लगाया? 18 में। कितनी बार गया? 3 बार। शेषफल क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाए उस समय भाजक क्या कहलाएगा? HCF। आप इस प्रकार से करके इसे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना इसी रूप में है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। करेक्ट है? ठीक है, अभी सुनेंगे इसकी सहायता से आपको क्वेश्चन भी करने हैं। जैसे हमारा एक उदाहरण है, हमारे पास यहाँ एक उदाहरण है। जैसे उस उदाहरण में दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा सिद्ध कीजिए कि, हमारा उदाहरण क्रमांक जो 2 है, 2 में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि क्या प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप में एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या? मतलब कोई भी यदि धनात्मक समपूर्णांक है तो हम उसे 2m के रूप में, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 2m+1 के रूप में। पहली बात यहां सुन लेंगे कि यह कह रहा है आपके पास कोई भी सम संख्या है, क्या आप उस सम संख्या को 2m प्लस ये 2 इंटू एम के रूप में लिख सकते हैं क्या? 2m का मतलब है कि यहां पर जो m जो है, m बराबर पूर्णांक संख्या। ठीक है, m क्या होगा? पूर्णांक। ध्यान में रहे कि पूर्णांक आपको ऐसा लेना है कि यह 2m जो है पूरा क्या बने? धनात्मक बने। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां पर
क्या करते हैं, बी की वैल्यू इसके अनुसार हमने देखी, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो हमारा क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां बी की वैल्यू कितनी हो गई, तो बी की वैल्यू आपके पास हो गई 2 क्यू प्लस आर। अब आर की जो वैल्यू किस पर निर्भर करती है, 2 पर, कि आर का जो मान है वो क्या होगा, 2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा व 0 के बराबर। तो यहां आर के मान क्या संभव हो गए, 0 व 1। अब यदि हम आर का मान यहां पर 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए बराबर 2 क्यू। यदि हम आर का मान 1 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 क्यू प्लस 1। सुन लेंगे वापस, यहां पर भी क्यू क्या है, पूर्णांक। आप क्यू है इसकी जगह एम, यहां पर एम लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह एम मान सकते हो, आप एम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने क्यू लिखा है, आप एम लिख दो। वापस सुन लेंगे एक बार कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये ऐसा नहीं कह रहा है कि आप की जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सम संख्याओं को केवल और केवल इसी रूप में नहीं, ये कह रहा है कि जो सम संख्याएं हैं उनको लिखने के अनंत तरीके हैं, सम संख्याओं को लिखने के अनंत तरीके, उस अनंत तरीके में से यह एक तरीका है। इस तरीके में जितनी भी सम संख्या है प्रत्येक धनात्मक सम संख्या को आप लिख सकते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रत्येक धनात्मक। अब देखिए, प्रत्येक धनात्मक और सभी धनात्मक को, दोनों अलग अलग बात है। सभी धनात्मक के लिखने के अनंत रूप हो सकते हैं, जैसे हमने कहा 4m हो सकता है, 6m हो सकता है, 8m हो सकता है, 10m, इस प्रकार से अनंत तरीके हैं। लेकिन उसमें से ये एक तरीका है, इस तरीके में आप प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी रूप में क्या लिख सकते हैं आप, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, जरूरी नहीं है कि केवल और केवल इसी रूप में हो, अनंत तरीके हैं, जैसे कि यहां पर 4m+1 हो सकता है, 6m+1 हो सकता है, इसी प्रकार अनंत तरीके, उसमें से ये एक तरीका है। आपको केवल इन सवालों में क्या करना है, आपको ये जो दिया हुआ है इसको b की वैल्यू लेनी है, सीधा b का मान। मतलब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप में होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो करेक्ट है। तो हमने यहां पर b की वैल्यू कितनी ले ली, 2 ले ली, r की वैल्यू निर्भर करती है b पर। ठीक है, और q की जगह आप चाहो तो m लिख दो। ठीक है, क्लियर। अभी आपके लिए जो प्रश्नावली 1.1 है उसके एचसीएफ वाले क्वेश्चन है, वो आपको करना है। किताबें आ गई हैं बाजार में, नहीं खरीदी है तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। उसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है 135 व 225, दूसरा है 196 व 38,220, अगला है आपको इन तीनों के एचसीएफ ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये कार्य रहेगा आपका। और सुनेंगे इधर कि 196 जो है वो ये 3820 या 38,220, ये वाला जो है हम देख लेते हैं इधर। तो हमने कहा 38,220 बड़ी संख्या है, तो इसके अंदर हमने किसका भाग लगाया, 196 का। अब 196 का भाग जो है इसमें कितनी बार जाएगा आप लगा सकते हैं। हमने कहा 195 बार, शेषफल क्या रहेगा 0, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 196। ध्यान रहे ये वाला जो क्वेश्चन है सन 2012 वाले पेपर में 3 नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, वहां पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था, मतलब मिसप्रिंट नहीं है, वो सही है, इस रूप में पूछा गया था। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको हल करने, और जो अभी हमने किया था उसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन जो है पीडीएफ बना के उसमें स्टडी मटेरियल में सेव कर दिया जाएगा, वहां से आपको कलेक्ट करते हैं। तो वैसे प्रश्नावली 1 वहां पर अपलोड की गई है, आप देख सकते हैं उसके अंदर किताब जो है ना प्रश्नावली 1। हाँ, अब और किसी को इतना जो पढ़ा है हमने आज, उसमें किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछे, और कॉपी बना के फिर उसमें आपको ये कार्य करना है। किसी को यदि कोई क्वेश्चन पूछना है चैट बॉक्स में लिखें।